सो हेलो एवरीवन, सिविल सेवा मार्गदर्शन में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स मार्च का डिस्कशन हम लोग लेकर आए हैं। तो इस मार्च के वॉल्यूम में हमने क्या देखा कि हम लोगों ने यूनियन का भी इकोनॉमिक सर्वे को कवर किया है, बिहार का सर्वे बजट दोनों को कवर किया है। ठीक है, एक एक करके इनके पॉइंट्स को देखते हैं। तो सबसे पहले यूनियन के इकोनॉमिक सर्वे, केंद्रीय का जो आर्थिक सर्वेक्षण है 2024-25 का, आपको जिनको नहीं मालूम है बता दिया जाए। इकोनॉमिक सर्वे जो है यानी आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो पिछले जो फाइनेंशियल ईयर हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना, उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन देता है प्रॉपर। ठीक है, जैसे कि अगर आप समझेंगे कि पिछले साल जो हमारे देश का, हमारे अर्थव्यवस्था का जो भी परफॉर्मेंस रहा है, उसके बारे में एक मूल्यांकन करते हुए एक रिपोर्ट जो है आर्थिक सर्वेक्षण में हमको मिलता है। इसीलिए आप ईयर देखोगे ना तो 24-25 लिखा होगा जो इस बार का इकोनॉमिक सर्वे है। वही जब आप बजट देखते, पिछले बार देखा होगा तो आपने देखा कि 25-26 लिखा था। या अभी बिहार वाले में भी आपको 25-26 दिखेगा बजट में, क्योंकि ये आने वाले फाइनेंशियल ईयर के बारे में एस्टिमेट्स की बात करता है। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे का प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन समझ जाइए। तो अभी के समय में ये बजट के जस्ट एक दिन पहले यानी 31 जनवरी को, हम लोग यूनियन की बात करें, 31 जनवरी को ये रिलीज किया जाता है। इसको बनाता कौन है? तो जो इकोनॉमिक डिवीजन है, क्या है? इकोनॉमिक डिवीजन है किसका? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो किसके अंदर काम कर रहा है? मुख्य आर्थिक सलाहकार, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के अंदर, उनके द्वारा ये बनाया जाता है। बजट के एक दिन पहले इसको पेश करते हैं। पहला इकोनॉमिक सर्वे 1950-51 में पेश हुआ था और 1964 तक ये बजट के साथ ही पेश होता था, यानी अलग नहीं पेश होता था, एक दिन पहले नहीं पेश होता था, साथ में ही पेश होता था। बट 1964 से एक दिन पहले फिर ये आने लगा। ठीक है, अब हम लोग इस बार के आर्थिक सर्वेक्षण का जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है उसको समझते हैं। तो सबसे पहला तो भारत का जो आर्थिक व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, उसका जो स्टेटस है वो क्या है? तो बैक ऑन द फास्ट ट्रैक, पुनः तेजी गति पर ही आता हुआ दिख रहा है। तो जीडीपी की अगर बात करेंगे तो जो रियल जीडीपी या जीवीए ग्रोथ है उसका अनुमान 6.4% रखा गया है। ठीक है, जो कि डिकेडल एवरेज जो होना चाहिए हमारा दशक का जो औसत, उसके बराबर है। 2026 फिस्कल ईयर का जीडीपी जो ग्रोथ प्रोजेक्ट किया जा रहा है वो 6.3 से 6.8% के बीच का है। ठीक है, ग्लोबल और डोमेस्टिक चैलेंज की बात करें तो ग्लोबल इकोनॉमी जो है जो 3.3% की वृद्धि से उसमें ग्रोथ देखने को मिला, और आईएमएफ ऐसा प्रोजेक्ट करता है कि 3.2% ग्रोथ रेट अगले 5 साल तक ये देखने को मिलेगा। बहुत सारे जो हमारा भू राजनीतिक तनाव, जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, बहुत सारे देशों के बीच में आप देख रहे हो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उस कारण से ये इशू देखने को मिलता है। इन्फ्लेशन और इन्वेस्टमेंट, मुद्रास्फीति और निवेश की बात करें तो रिटेल यानी खुदरा इन्फ्लेशन की हम बात करेंगे तो वो 5.4% से 4.9% हो गया अप्रैल से दिसंबर 24 के टर्म पे, तो ये घटा है। 21 और 24 के बीच में अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर देखेंगे हम लोग, पूंजीगत व्यय, तो ये कंसिस्टेंटली बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 8.2%। ठीक है, यहाँ पे उन्हीं पर्टिकुलर डेटा के बारे में आपको जो है वो यहाँ पे दिखा दिया गया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो किस तरह से ये बढ़ रहा है। ठीक है, यूएस बिलियन डॉलर में आप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देखो 24 का डेटा, 24-25 का 634.6 बिलियन यूएस डॉलर्स। ठीक है ना, ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन है भारत की जो व्यवस्था, अर्थव्यवस्था जो है उसका करंट सिचुएशन है उसके बारे में बताया गया। ट्रेड और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस यानी व्यापार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की बात करेंगे तो भारत जो है वो 7वें रैंक पे है ग्लोबल सर्विसेज एक्सपोर्ट में। तो सेवाओं के निर्यात में भारत 7वें स्थान पे है, जो इसका इस इंडस्ट्री में, सर्विस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा अच्छा पकड़ वो दिखाता है। और नॉन पेट्रोलियम और नॉन जेम्स ज्वेलरी एक्सपोर्ट जो है 9.1% बढ़ा है। ठीक है, ये स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी का डेटा आपको था। कुछ हम लोग बात करेंगे मौद्रिक यानी मॉनेटरी और फाइनेंशियल सेक्टर में। तो आप बैंकिंग सेक्टर का परफॉर्मेंस देखोगे तो वहां पे क्या देखने को मिलेगा, तो क्रेडिट ग्रोथ स्टेडी और डिपॉजिट ग्रोथ के साथ ये सही चल रहा है, उसके अनुरूप रहा है। ठीक है, उसी तरह से जो ग्रॉस एनपीए था हमारा, नॉन परफॉर्मिंग असेट जिसको बोलते हैं, जो कि जिसके पैसे नहीं आ रहे होते हैं जिन लोन खातों के, अगर वो देखे तो वो 12 साल के निचतम स्तर पे है, यानी 2.6% है। तो अच्छा खासा, यानी कि आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन देखने को मिल रहा है बैंकिंग का। स्टॉक मार्केट और कैपिटल मोबिलाइजेशन देखें तो इंडियन स्टॉक मार्केट जो है वो बाकी जो अपने कॉम्पिटिटर्स हैं उससे काफी अच्छा कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगर इंश्योरेंस और पेंशन ग्रोथ की बात करेंगे
तो इंश्योरेंस का प्रीमियम जो है 7.7% बढ़ा है फिस्कल ईयर 24 में, 11.2 लाख करोड़ के टारगेट को टच करता है। और पेंशन के सब्सक्राइबर 16% बढ़े ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एक्सटर्नल सेक्टर की बात करेंगे तो एक्सटर्नल सेक्टर के लिए हमने कहा कि यहाँ पे थोड़ा सा तो क्या कहते हैं, लचीलापन दिख रहा है, बट साथ ही साथ ये ग्रोइंग है, विकासशील है। तो एक्सपोर्ट 6% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो किया और सर्विसेज का एक्सपोर्ट 11.6% तक बढ़ा। टेली कम्युनिकेशन की हम बात करते हैं, यानी दूरसंचार की हम बात कर रहे हैं, कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, सूचना की बात कर रहे हैं, तो उसमें 10.2% मार्केट शेयर हम लोग को दिया, सेकेंड रैंक। करंट अकाउंट डेफिसिट जो हमारा चालू खाता का जो घाटा था, अगर आप देखोगे तो 1.2% है वो जीडीपी का। एफडीआई का इनफ्लो जो हुआ है बाहर से, जो निवेश की हम बात कर रहे हैं, तो वो 17.9% बढ़ा है। फॉरेक्स रिजर्व भी हमारा बढ़ा, भी आपको डेटा दिखाया था। तो ये आपको एक्सटर्नल सेक्टर में भी आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है। प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन मॉडरेटिंग, ठीक है, तो जो कीमतें हैं उनमें क्या देखने को मिल रहा है कि वो एक मतलब क्या कह सकते हैं, बैलेंस्ड फॉर्म में ये लेकर चल रहे हैं। तो ग्लोबल इन्फ्लेशन 8.7 से 5.7% घटा, आईएमएफ का डेटा है ये। इंडिया का इन्फ्लेशन 5.4 से 4.9 गया, ठीक है। फिर कुछ मीडियम टर्म आउटलुक देखें, जहां पर ग्रोथ थ्रू डीरेगुलेशन की बात हो रही है, तो जियो इकोनॉमिक फ्रैगमेंटेशन, जीईएफ, भू आर्थिक विखंडन जो है, ये ग्लोबलाइजेशन को रिप्लेस करते हुए ये इकोनॉमिक रीअलाइनमेंट को लेकर जा रहा है आगे। इंडिया को 8% एनुअल जीडीपी का ग्रोथ रेट चाहिए, ताकि 2047 का जो विकसित भारत का हमारा टारगेट है वो पूरा हो पाए, ठीक है। इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ग्रोथ को ये सस्टेन कर रहे हैं। तो निवेश और अवसंरचना में देखा जाए तो विकास को जो है वो बनाए रखा जा रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जो खर्च है वो 38.8% बढ़ा है। रेलवे 2031 किलोमीटर कमीशन किया गया है, 17 नए वंदे भारत ऐड हुए इस पिछले हम लोग ईयर की बात कर रहे हैं, इस साल ऑलरेडी ऐड हुआ है बहुत सारा। रोड 5,853 किलोमीटर नेशनल हाईवे बना है इस फिस्कल ईयर की बात करें, ठीक है। तो आपको ये इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर में ये डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। इंडस्ट्री की बात करें अगर हम लोग, तो ये इंडस्ट्री में क्या देखने को मिलेगा, तो ड्राइविंग बिजनेस रिफॉर्म, तो व्यापार जो सुधार है उसको गति मिल रही है इसके थ्रू। 6.2% एक्सपेक्टेड है इंडस्ट्रियल ग्रोथ, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और कंस्ट्रक्शन का सबसे ज्यादा रोल रहेगा। फार्मास्यूटिकल्स की बात अगर आप देखोगे तो यहाँ पर टर्नओवर जो है 4.17 लाख करोड़ का फिस्कल ईयर 24 में देखने को मिल रहा है, एंड दैट इज अ ग्रोथ ऑफ 10.1% 5 साल में, 10.1% 5 साल में बढ़ा। पेटेंट फाइलिंग में देखेंगे तो जो पेटेंट फाइल कर रहे हैं अब भारत में किया जा रहा है, तो भारत का रैंक छठा है पूरी दुनिया भर में, ठीक है। तो पेटेंट का आवेदन में छठा रैंक। इसके बाद सर्विसेज की हम बात करते हैं, सेवा क्षेत्र में तो कुछ नई चुनौती है हमारे लिए। जैसे कि हम देखेंगे तो जीवीए में ग्रॉस वैल्यू एसेट, जो सकल मूल्य वर्धन है, उसमें सर्विस सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है 50.6% से बढ़कर 55.3%, ठीक है। और ग्लोबल सर्विसेज में एक्सपोर्ट देखें तो इंडिया 4.3% शेयर रख रहा है 2023 में, सातवां रैंक सर्विसेज के एक्सपोर्ट की हम बात करते हैं। पैसेंजर ट्रैफिक अगर रेलवेज का देखें तो 8% बढ़ा है 24 फिस्कल ईयर 24 में। टूरिज्म 5% जीडीपी का कंट्रीब्यूट किया है। तो सर्विसेज में इंडिया का जो परफॉर्मेंस है, कहीं ना कहीं एक आप कह सकते हैं कि चैलेंजेस तो हैं, बट ये अच्छा कर रहा है। एग्रीकल्चर और फूड मैनेजमेंट देखें तो एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटी का जीडीपी में 16%, ये सब डेटा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, 16% इंडिया के जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है। और इसके क्या क्या जो है वो कारक हैं, प्रमुख ड्राइवर्स क्या क्या हैं, हॉर्टिकल्चर, लाइव स्टॉक, फिशरीज इसको मेन ड्राइव कर रहा है। एमएसपी का इंक्रीज अगर देखिए अरहर और बाजरा का, तो 59% और 77% बढ़ा है। फिशरीज का ग्रोथ 8.7%, अगर आप देखेंगे तो ये इंक्रीज कर रहा है। फार्मर को सपोर्ट की बात करें तो 11 करोड़ फार्मर्स को पीएम किसान का लाभ मिला, जो आपको राशि मिलती है 3 इंस्टॉलमेंट में 2-2 हज़ार की, उसकी बात हो रही है। क्लाइमेट और इन्वायरमेंट अडेप्टेशन की अगर बात करें तो वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप अडेप्ट कैसे कर रहे हैं। तो हम लोग एक डेवलप नेशन का टारगेट रखे हैं 2047 तक, तो उसमें ये सस्टेनेबल ग्रोथ भी इंक्लूड रहेगा ही रहेगा। और आप देखोगे तो नॉन फॉसिल फ्यूल का कैपेसिटी जो है 46.8% भारत का इलेक्ट्रिसिटी अब नॉन फॉसिल फ्यूल से आ रहा है।
2.29 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट हमने कार्बन सिंक क्रिएट किया है, जिससे कि कहीं न कहीं हम लोग क्लाइमेट मिटिगेशन में भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लाइफ मूवमेंट जो दुनिया भर में रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ये इनिशिएटिव भी हमारा काफ़ी सराहनीय है, ठीक है? और ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफ लाइफ आप क्या देख सकते हो इसका असर कि 2030 तक लाइफ लगभग 440 बिलियन यूएस डॉलर बचा सकता है, कंजम्पशन कम करके और प्राइसेस कम। सोशल सेक्टर में बात करें तो एक्सपेंडिचर ग्रोथ अगर आप देखोगे तो सोशल सर्विस का एक्सपेंडिचर जो है सेंटर स्टेट दोनों को मिला दे तो 15% बढ़ा। गवर्नमेंट का हेल्थ एक्सपेंडिचर आप देखोगे तो उसका शेयर 29% से 48%, और इसीलिए इंसान का जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो घट के 62.6 से 39.4% हो गया। फिर है एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट की हम लोग बात करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट का में गिरावट देखने को मिल रहा है, ये 3.2% तक आ गया है 6% से 17-18 में। यूथ डेमोग्राफिक की बात करें तो 26% भारत का जो आबादी है वो 10 से 24 के एज ग्रुप में है, और यंगेस्ट नेशन इसीलिए इंडिया में वर्ल्ड में इसको प्रोजेक्ट के रूप में देखा जाए, ठीक है। उसके बाद पीएम इंटर्नशिप स्कीम का काफी इंपॉर्टेंट रोल हुआ है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, ठीक है। और लास्ट हमारा है लेबर इन द एआई एरा, क्राइसिस और कैटलिस्ट, कि जो श्रम है, मजदूरी है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के समय में एक कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, मतलब कि उत्प्रेरक क्रांतिकारी रूप में, या फिर ये कहीं ना कहीं एक क्राइसिस है, एक संकट है। ये चीज के ऊपर जो है पूरा का पूरा आपको डायमेंशन देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर एआई का रिवॉल्यूशन जो है वो कहीं ना कहीं लेबर इंटेंसिव जो काम है उसमें थोड़ा सा तो लेबर का रिडक्शन जरूर करेगा, लेकिन अगर आप देखोगे क्योंकि एआई इंडिया में भी अर्ली स्टेज में है, तो इंडिया उसके फाउंडेशन को स्ट्रेंथन करके उसके यंग टेक सैवी पॉपुलेशन को एआई में इंटीग्रेट कर सकता है। तो ये लेबर फोर्स जो हमारा है, यही अब टेक सेवी लेबर लेबर फोर्स में कन्वर्ट करने का हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। समझ में आया ना? तो ये आपको ध्यान देना है, ये हमारा इकोनॉमिक सर्वे यूनियन का था। अब बात करते हैं बिहार के बजट की, जो 25-26 का बजट हमारा, देखिए डेट इंपॉर्टेंट होता है, कौन पेश किया ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। तो 3 मार्च को पेश हुआ था, कब? 3 मार्च 2025 को फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा पेश हुआ था, ठीक है। और जो हमारा बजट इस बार का है उसका जो है एस्टिमेट देखेंगे तो 3.17 लाख करोड़, 3.17 लाख करोड़ जो है वो हमारा बजट का इस बार का क्या है, एस्टिमेट। और बजट की टॉप प्रायोरिटी जो थी वो क्या देखने को मिली हम लोग को, एजुकेशन और वुमेन एम्पावरमेंट। एजुकेशन और वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो हमारा इस बार का बजट का जो प्राइम था वो चीज था, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि ओवरऑल स्पेंडिंग की, टोटल खर्च की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना, अच्छा हाँ ये चीज याद रखिएगा कि कंफ्यूजन में आप नहीं रहेगा, क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है। तो सम्राट चौधरी जो है वही बजट पेश कर रही है, वही फाइनेंस मिनिस्टर भी है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये डेटा में कंफ्यूज नहीं होगा कि आपको विजय चौधरी कुमार, विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी जो दोनों डिप्टी सीएम है इनके द्वारा बजट पेश होता है, बिकॉज ही होल्ड्स द फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है। ओवरऑल स्पेंडिंग 3.17 लाख करोड़ की अगर बात करें तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो 2.52 लाख करोड़ है। टोटल बजट का लगभग 79.5% जो है टोटल बजट का वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। आप लोग जानते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब जो पैसा कोई भी असेट क्रिएट नहीं कर रहा है, ना ही कोई लाइबिलिटी रिड्यूस कर रहा है। तो सब्सिडी, वेलफेयर के स्कीम्स, सैलरी, ये सब। सेक्टर वाइज एलोकेशन देखें तो एजुकेशन को सबसे ज्यादा 60,964 करोड़, ठीक है। उसके बाद होम डिपार्टमेंट को 17,831 करोड़, 16,043 रूरल डेवलपमेंट के लिए, एनर्जी के लिए 13,484, और सोशल वेलफेयर जो है उसके लिए 13,000 करोड़। वुमेन एम्पावरमेंट इनिशिएटिव अगर आप देखोगे, ठीक है, तो वुमेन एम्पावरमेंट इनिशिएटिव में आपको क्या दिखेगा, तो पिंक टॉयलेट्स का निर्माण, महिला हाट जो है वो बनाया जा रहा है पटना में, पिंक बस सर्विस ऑलरेडी चालू हो चुका है, आप देखते हो, वर्किंग वुमेन हॉस्टल, वुमेन टूरिस्ट गाइड, ठीक है, तो पर्यटक स्थल पर महिला पर्यटक गाइड की नियुक्ति भी होगी। फिर ई रिक्शा खरीदने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा महिलाओं को। फिर हम लोग बात करें तो पुलिस फोर्स में महिला बल जो है उसको बढ़ाया जा रहा है, और कन्या विवाह मंडप, तो स्पेशल मैरिज हॉल बन रहा है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, आर्थिक रूप से जो कमजोर परिवार है उनमें, ताकि जो बेटियों की शादी है उसमें मदद हो सके, ठीक है।
एजुकेशन और सोशल वेलफेयर में अगर आप देखोगे तो डबल स्कॉलरशिप अमाउंट स्टूडेंट्स के लिए जो हायर स्टडीज़ में हेल्प करेगा। फिर हम लोग बात करते हैं, ऑलरेडी बहुत सारे पे आउट्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं एससी, एसटी, वुमेन और बैकवर्ड के लिए, जैसे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आपको मालूम है कि क्लियर करने पे पैसा मिल रहा है, तो ये सारे इनिशिएटिव्स पहले से हैं। हेल्थ केयर में देखेंगे तो कैंसर हॉस्पिटल बेगूसराय में बनाने का जो प्लान है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो ध्यान रखिए कैंसर हॉस्पिटल बेगूसराय। और 108 नए अर्बन हेल्थ सेंटर जो है पूरे बिहार में बनाए जाएंगे। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्टेशन में देखें तो पूर्णिया एयरपोर्ट पे काम शुरू हो गया है, ऑलरेडी इसके ऊपर काम शुरू हो चुका है। नॉर्थ ईस्टर्न बिहार की कनेक्टिविटी बढ़ानी है, 8 नए एयरपोर्ट्स बनाए जा रहे हैं, राजगीर, सुल्तानगंज, रक्सौल, मधुबनी, इन सब जगहों पे, जो रीजनल कनेक्टिविटी को इंश्योर करेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 33% रिजर्वेशन वुमेन के लिए रहेगा। ठीक है। उसके बाद इन्वायरमेंट और क्लीन एनर्जी। ठीक है। तो इसमें अगर देखेंगे हम लोग 1 करोड़ का एलोकेशन दिया गया है तो अर्बन एयर क्वालिटी को ठीक करने के लिए, और 25 करोड़ सोलर पावर प्लांट्स कैनाल बैंक्स के साथ साथ लगाने के लिए भी अलाउ किया गया है। ठीक है। एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट की बात करें तो आपको दिखेगा कि जो हमारे ग्रामीण इकोनॉमी है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए एग्रीकल्चर मार्केट कमिटीज, फिर वेजिटेबल सेलिंग स्टॉल, तो सब्जी बेचने के लिए स्टॉल जो है ब्लॉक लेवल पे, और वेजिटेबल प्रोडक्शन कमेटी हर ब्लॉक में बनाने का भी अनाउंसमेंट किया गया है। ठीक है। माइग्रेंट वेलफेयर और टूरिज्म, तो प्रवासी कल्याण और पर्यटन में क्या देखने को मिलेगा, तो बिहारी माइग्रेंट्स को रिकॉग्नाइज करते हुए हेल्प सेंटर बहुत सारे शहरों में बनाया जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो टूरिज्म को प्रमोट करने की बात करेंगे तो होम स्टे फैसिलिटी छठ पूजा के समय ये सब दिया जाएगा विजिटर्स को, तो ये टूरिज्म के लिए है। ठीक है। और इंडस्ट्री और ट्रेड की बात करेंगे तो इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए बजट जो है वो कंपनीज को इंसेंटिव दे रहा है ताकि कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स जो है वो बनाए जा सके। ये हमारे यहाँ पर आपको दिखेगा बजट जो है बिहार का, उसके बाद। ठीक है ना। बिहार का इकोनॉमिक सर्वे, तो जब हम बात करते हैं बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण की, तो ये इस बार 19th एडिशन था, 19वां एडिशन था। ठीक है। और 28 फरवरी को 2025 में ये 28 फरवरी को इसको पेश किया गया। ग्रोथ परफॉर्मेंस देखिएगा तो बिहार जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट्स में से एक है, और 23-24 में बिहार का जीएसडीपी जो था, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो है हमारा सकल राज्य घरेलू उत्पाद, वो 8,54,429 करोड़ करेंट प्राइस पे, यानी नॉमिनल हम लोग बात कर रहे हैं जीडीपी की, जीएसडीपी की। और अगर बेसिक प्राइस पे बात करें तो ये 4,64,540 करोड़, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब याद रखिएगा। तो रियल ग्रोथ रेट जो है वो 9.2% था और नॉमिनल में 14.5%, और इसीलिए बिहार सेकेंड फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट हो गया हमारे देश में अब आफ्टर आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पर कैपिटा इनकम, ये भी क्वेश्चन पूछेगा। पर कैपिटा इनकम यानी कि हम बात करते हैं प्रति व्यक्ति आय की, तो 2023-24 का ये बेसिक प्राइस पे 36,333 हुआ है, और करेंट प्राइस पे 66,828। ये डेटा हर बार पूछ रहा है, इस तरह से याद रखना है आपको। ठीक है। नेशनल पर कैपिटा इनकम से तो काफी कम है, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो बढ़ा है पिछली बार से। बिहार में पटना हाईएस्ट, मतलब सबसे ज्यादा पर कैपिटा रिचेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, शिवहर जो है वो सबसे करीब में आएगा। स्टेट फाइनेंसेस की अगर हम लोग बात करते हैं तो फिजिकल डेफिसिट जो है वो 44,823 करोड़ पे रहा। ये घर आपको देखेंगे जो 22-23 में था तो वो घट के 35,660 करोड़ हो गया है 23-24 के अकॉर्डिंग, और ये फिर घटकर प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि 29,095 करोड़ हो जाएगा 24-25 तक। रेवेन्यू में हमें सरप्लस है, तो जितना हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, ठीक है, उससे ज्यादा रेवेन्यू रिसिप्ट हमारे यहाँ पे है। ठीक है। तो इस सरप्लस जो 1121 करोड़ के आसपास का 24-25 में भी देखने को मिला। ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर की जब हम बात करते हैं तो ये 23-24 में 2.52 लाख करोड़ रहा, और ये 2.79 लाख करोड़ इस फिस्कल ईयर में टोटल कंप्लीट होने तक एक्सपेंड करने का लग रहा है कि होगा। एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर में देखेंगे तो फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो हमारा है, ठीक है, यानी कि जो धान का उत्पादन है उसमें 21% वृद्धि है, उसमें वीट का उत्पादन में 10.7%। फिर हम बात करते हैं इंडस्ट्री और सर्विसेज की। ठीक है। तो इंडस्ट्री और सर्विसेज में क्या देखिएगा कि बिहार हैज प्रपोज्ड अ मैसिव 75,293 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर में।
टर्शियरी सेक्टर जो है वो बिहार इकोनॉमी का लार्जेस्ट पार्ट अभी भी है, 58.6% जीएसडीपी का। सेकेंडरी का कंट्रीब्यूशन 21.5 है और एग्रीकल्चर का 19.9, ये भी डेटा इंपॉर्टेंट है, पूछेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगर बात करें तो माइक्रो और स्मॉल जो एंटरप्राइजेस एमएसएमई जो हैं उसमें भी एक इंक्रीज दिखा है 135% का, और 107% इस कारण से रोजगार उस सेगमेंट में बढ़ा है। ठीक है, माइनिंग सेक्टर में देखें तो 9% का ग्रोथ देखने को मिला है। जब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की, तो रोड्स 2005 से 25 तक में अगर देखें तो जो रूरल रोड कनेक्टिविटी है उसमें अगर आप बात करेंगे कि जो पक्की सड़कें हैं ग्राम में गांव में, उनका जो लंबाई, उनका जो पूरा का पूरा डिस्टेंस है वो 835 किलोमीटर जो एक टाइम पे हुआ करता था, वो 1,17,000 किलोमीटर चला गया है। और ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का बिहार में इम्प्लीमेंटेशन के कारण है। बिहार ऑल्सो रैंक थर्ड इन ग्रोथ ऑफ द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सेक्टर। 11 से 24 के टर्म में बिहार तीसरे रैंक पे है ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सेक्टर में, जस्ट आफ्टर यूपी एंड कर्नाटका। स्टेट का रोड डेंसिटी 3167 किलोमीटर है पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि इंडिया का थर्ड हाईएस्ट है। फिर हम बात करते हैं डिजिटल गवर्नेंस और कनेक्टिविटी की। तो जब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे तो हमें दिखता है कि गवर्नमेंट जो है लगातार टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है, जैसे कि क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम पुलिस वालों के लिए, सीएफएमएस यानी कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम फॉर ट्रेजरी ऑपरेशन, ई चालान सिस्टम, साइबर क्राइम सेल, ये सब ई गवर्नेंस को कहीं ना कहीं बूस्ट कर रहा है हमारे राज्य में। पावर और एनर्जी देखिए अगर, तो बिहार में जो ऊर्जा का कंजम्पशन है, खपत है, वो बढ़ रहा है जैसे डेवलपमेंट हो रहा है। तो एक इंसान जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जिसका 134 किलोवाट आवर था 12-13 में, ये बढ़कर 363 किलोवाट आवर हो चुका है 23-24 में, जो नेशनल एवरेज से थोड़ा सा कम है लेकिन जंप अच्छा खासा है। सबसे 5 जो टॉप इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमिंग डिस्ट्रिक्ट है वह पटना, गया, मुजफ्फरपुर, रोहतास और नालंदा। बात करें फाइनेंशियल इंक्लूजन और वुमेन एम्पावरमेंट यानी वित्तीय समावेशन और महिला सशक्तिकरण की, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जीविका जो है उस कारण से काफी ज्यादा ये डेवलप कर रहा है। और सर्वे के अकॉर्डिंग 1.06 मिलियन सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो बनाए गए हैं अभी तक। ठीक है, बैंकिंग पेनिट्रेशन काफी बढ़ रहा है, तो बैंकिंग तक लोगों का पहुंच बढ़ा है। टोटल बैंक डिपॉजिट बिहार में 5.27 लाख करोड़ और टोटल बैंक क्रेडिट जो है वो 2.97 लाख करोड़ तक का देखने को मिला। फीमेल का जो पार्टिसिपेशन है श्रम में, लेबर में, वो अगर देखेंगे तो बहुत बड़ा जंप देखने को मिल रहा है, और ये 24.8% से बढ़कर 33.5% पहुंच चुका है गांव में, और अर्बन एरियाज में ये 13.8% से 18%। ठीक है, सोशल सेक्टर का हाईलाइट देखिए अगर, तो 2005 से लेकर अभी तक पिछले 18 साल में जो एजुकेशन पे खर्च है वो 10 गुना बढ़ा है, हेल्थ पे 13 गुना, और सोशल सर्विसेज पे भी 13 टाइम्स ये इंक्रीज किया है। एक अलग से चाइल्ड वेलफेयर बजट जो है 13-14 में इंट्रोड्यूस हुआ था, और इसको 19.4% इसमें ग्रोथ देखने को मिला है 2016 से। स्कूल ड्रॉप आउट रेट जो है सेकेंडरी लेवल पे, जो बच्चे स्कूल छोड़ दे रहे हैं, वो 62% पिछले 5 साल में कम हुआ है। फिर हम बात करते हैं इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज की, तो इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज में क्या देखने को मिला, तो बिहार क्लाइमेट चेंज के लिए ग्रीन बजट, जल जीवन हरियाली मिशन, फॉरेस्ट कवर इसका 687 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा है पिछले 12 साल में, तो इस चीज पे भी काम किया जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे। तो ये तीनों जो इम्पोर्टेंट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं जितने भी ये डॉक्यूमेंट, ये अच्छे से आपको याद करना जरूरी पड़ेगा। ठीक है, जो कंपाइलेशन वाला जो प्रॉपर मतलब जो मैगजीन फाइनल डिजाइन होगी तो उस टाइम पे कुछ इमेजेस और ऐड कर दिए जाएंगे यहाँ पे, ताकि थोड़ा सा रिवीजन में आपको आसानी हो। ठीक है, अब आते हैं राष्ट्रीय यानी नेशनल न्यूज के ऊपर। नेशनल न्यूज की हम बात करते हैं तो समर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप, तो सी डॉट यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, ठीक है, उसके द्वारा हाल ही में एक समर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया है स्टार्टअप्स के लिए, जो ये कहीं ना कहीं क्या करेगा, जो भी इंडिया के अंदर टेलीकम्युनिकेशन और आईटी सेक्टर में स्टार्टअप्स है उनको सपोर्ट करेगा। ये इनोवेशन
ठीक है। तो ये नवाचार और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, तकनीकी उन्नति के ऊपर ये काम कर रहा है। ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया जो है इसका एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है। क्या पर्पस इसका रहेगा? तो ये आपको सस्टेनेबल और स्केलेबल बिजनेस को टारगेट करते हुए ऐसा बिजनेस मॉडल बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा और स्टार्टअप्स को कहेगा कि वो नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी जो है उसको इम्प्लीमेंट करे अपने बिजनेस के फंक्शनिंग में। ठीक है, तो ध्यान रखना है। सी डॉट ने क्या स्टार्ट किया? समर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम, किसके साथ कोलैबोरेशन में? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया। अगला, इंक्रीज इन द सैलरी ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया कि 24% जो है वो वृद्धि होगा किसमें? आपको पेंशन में, किसके? सैलरी और पेंशन में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के। और ये पिछले यानी बैक डेट से ये लागू करने की बात हो गई, 1 अप्रैल से ऑलरेडी ये लागू हो चुका है। जो सिटिंग एमपी है उनको मंथली सैलरी 1.2 लाख मिलेगा, जो पहले 1 लाख मिलता था। और फॉर्मर एमपी का जो पेंशन है वो 25,000 से बढ़ाकर 31,000 कर दिया गया। ठीक है, पार्लियामेंट के पास पावर है आर्टिकल 106 के अंदर कि वो सैलरीज वगैरह को बढ़ा घटा के जो भी करना है वो कर सकता है। तो उसी पावर का इस्तेमाल यहाँ पे हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं टेंटेटिव लिस्ट फॉर यूनेस्को रिकॉग्निशन। तो ये यूनेस्को के अंदर अगर आप देखेंगे तो 6 नए प्रॉपर्टीज को यूनेस्को के टेंटेटिव लिस्ट के लिए रिकमेंड किया गया है। एंड दीज इंक्लूड कंगेर वैली नेशनल पार्क छत्तीसगढ़, मुदुमल मेगालिथिक मेन हिल्स तेलंगाना, अशोकन एडिक्ट मल्टीपल स्टेट्स में है, 64 योजिनी टेम्पल मल्टीपल स्टेट्स में ये भी है, गुप्ता टेम्पल नॉर्थ इंडिया का। देन वी टॉक अबाउट पैलेस फोर्ट्रेस ऑफ द बुंदेलास जो एमपी और यूपी में है। तो अभी इंडिया के पास 62 ऐसे साइट्स हैं यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो संभावित सूची में 62 जो साइट्स हैं वो इंडिया ने ऐड कर रखा है। अगला है 175वां फाउंडेशन डे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल और माइंस जो है जी किशन रेड्डी, उन्होंने 175वां जो फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन है किसका? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, वो शुरू किया है। ठीक है, मतलब उसका इनॉग्रेशन किया। क्योंकि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें तो ये 1851 में स्टैब्लिश हुआ था सर थॉमस ओल्डहैम के द्वारा। ठीक है, और जब हम बात करते हैं कि इसके जो हेडक्वार्टर्स की, तो इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है मुख्यालय। और साथ ही साथ इस अवसर पे जियो हेरिटेज मोबाइल ऐप, भू विरासत एंड द फील्ड डेटा एक्विजिशन ऐप भी लॉन्च किया गया। ठीक है, अगला, इंडिया का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर, भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर की हम अगर बात करें तो ये गुरुग्राम हरियाणा में फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के द्वारा इनॉग्रेट किया गया। ठीक है, वर्ल्ड पीस सेंटर पहला है भारत का ये अहिंसा विश्व मतलब अहिंसा विश्व भारती जो है जैन आचार्य लोकेश के गाइडेंस में जो होता है उसके द्वारा ये स्टैब्लिश किया गया है। कहाँ पे हुआ है? गुरुग्राम हरियाणा, पहला वर्ल्ड पीस सेंटर भारत का। ठीक है, नेक्स्ट, विविधता का अमृत महोत्सव। तो विविधता का अमृत महोत्सव की बात करें तो प्रेसिडेंट ने दूसरा एडिशन इसका राष्ट्रपति भवन में इनॉग्रेट किया। ये सेकेंड एडिशन कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्रा और 2 यूटीज लक्षद्वीप और पुडुचेरी पे फोकस करता है। ठीक है, तो इस बार दक्षिण क्षेत्र में फोकस रहा। पीएम युवा 3.0, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है उसके द्वारा पीएम युवा जो है 3.0 प्राइम मिनिस्टर स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर्स उसको लॉन्च किया गया। और ये इनिशिएटिव जो यंग और बडिंग ऑथर्स हैं 30 साल से कम के, उनको प्रमोट करेगा रीडिंग राइटिंग और बुक कल्चर को इंडिया में। उनको अगर आप प्रोत्साहन देंगे तो कहीं ना कहीं हमारा रीडिंग राइटिंग और बुक कल्चर जो है भारत में वो ठीक होगा। इसलिए 30 साल से कम वाले जितने भी युवा लेखक हैं उन सबको इसमें ट्रेनिंग दिया जाएगा। ठीक है, अगला एमएसएमई जो है हमारे, ठीक है, जो हम बात करते हैं माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस, इनकी जब हम बात करेंगे तो आपको इनके लिए नया क्राइटेरिया ऐड किया गया है। ठीक है, और नया क्राइटेरिया क्या होगा तो यहाँ पे देखते हैं कि माइक्रो एंटरप्राइज के लिए जो पहला इन्वेस्टमेंट का लिमिट पहले दिया गया था वो 1 करोड़ था, अभी रिवाइज लिमिट हो गया है 2.5 करोड़। पहले टर्नओवर जो लिमिट था वो 5 करोड़ था, अभी 10 करोड़ हो गया माइक्रो के लिए। फिर देखते हैं स्मॉल, प्रीवियस इन्वेस्टमेंट लिमिट 10 करोड़ था, अभी 25, टर्नओवर 50 से 100 करोड़। और मीडियम के लिए पहले 50 करोड़ था इन्वेस्टमेंट, अब हो जाएगा वो 125 करोड़, टर्नओवर 250 से 500 करोड़। ठीक है ना,
छठा राउंड इंडियाज रेमिटेंस सर्वे का, तो भारत का जो प्रेषण सर्वेक्षण है उसकी छठी रिपोर्ट की हम बात करें तो ये आरबीआई ने रिलीज किया। किसने रिलीज किया है? आरबीआई ने। और डेवलप्ड इकोनॉमीज जो है वो सबसे ज्यादा बड़ा सोर्स बनकर आई है रेमिटेंस का, इनवर्ड रेमिटेंस का इंडियंस के लिए लास्ट 4 साल में। ठीक है, टॉप 5 कंट्रीज कौन कौन से हैं? यूएस, यूके, सिंगापुर, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। आधे से ज्यादा रेमिटेंस इंडिया में जो है वो इन्हीं 5 कंट्रीज के द्वारा कंट्रीब्यूट किया गया। ठीक है, नंबरिंग को कंफ्यूज मत होइएगा, एक हिंदी वाला में आर्टिकल जो 8 नंबर में वो हम लोग इंग्लिश में 30 नंबर में देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और यूएस का शेयर अगर इंडिया के टोटल रेमिटेंस में देखें तो ये हाईएस्ट रहा, जो कि 27.7% जो है वो बढ़ा है, उसका यूएई है और फिर यूके। ठीक है, इक्वलाइजेशन लेवी। ठीक है, इक्वलाइजेशन लेवी जो है जिसको गूगल टैक्स भी बोलते हैं, ये क्या है समझिए इसके बारे में, जो अभी हटा दिया गया है। तो इंडिया ने अपना जो 6% डिजिटल एडवर्टाइजिंग टैक्स था जो 1 अप्रैल 2025 से इसको हटा दिया है, इसी को गूगल टैक्स भी बोलते थे। ये 2016 में लाया गया था, क्या करने के लिए? टू टैक्स पेमेंट्स मेड बाय इंडियन बिजनेस टू फॉरेन कंपनीज फॉर डिजिटल एडवर्टाइजिंग सर्विस। तो भारत की कंपनीज जो है, भारत के जो बिजनेसमैन है वो विदेशी कंपनीज को के एडवर्टाइजमेंट वाले फीचर को यूज करने के लिए जो भी पेमेंट करते थे उस पर यह टैक्स लगता था, इक्वलाइजेशन लेवी, ये हटा दिया गया, इसी को गूगल टैक्स भी बोलते थे। ठीक है, अगला है टेक कृति 2025। टेक कृति जो है वो आईआईटी कानपुर में जो है किसके द्वारा? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान जो है उनके द्वारा स्टार्ट किया गया। इस बार का थीम था पंथरई यानी एवरीथिंग फ्लोज हाईलाइट्स द कंटिन्यूअस इवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ये एशिया का सबसे बड़ा टेक और ऑन्टरप्रेन्योर फेस्टिवल यानी कि सबसे बड़ा तकनीकी और उद्यमिता महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। टेक कृति इस बार कहाँ पे हुआ? आईआईटी कानपुर। हाइपर लूप टेस्ट ट्यूब इन इंडिया। तो आईआईटी चेन्नई में हाइपरलूप टेस्ट ट्यूब अगर बात करें 410 मीटर लंबा जो है वो स्टार्ट किया गया है फैसिलिटी, और ये लॉन्गेस्ट हाइपरलूप टेस्ट फैसिलिटी है कहाँ पे? पूरे एशिया का। हाइपरलूप क्या होता है? एक हाई स्पीड ट्रेन है जो कि वैक्यूम के अंदर ट्यूब में चलाया जाता है। ठीक है, विक्रम 3201 एंड कल्पना 3201 माइक्रो प्रोसेसर। तो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ भी सकता है, विक्रम 3201, कल्पना 3201, ये क्या चीज है? तो ये माइक्रो प्रोसेसर है। क्या है ये? माइक्रो प्रोसेसर। तो इसरो और सेमी कंडक्टर लेबोरेटरी एससीएल दोनों मिलकर दो 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर बना है स्पेस के एप्लीकेशन के लिए। विक्रम 3201 और कल्पना 3201। तो 32 बिट से आपको ध्यान रखना है, 32 इसका है। ठीक है, और ये अगर बात करेंगे तो विक्रम 3201 जो है वो इंडिया का पहला फुल्ली इंडिजिनस 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है जो लॉन्च व्हीकल में यूज किया जाएगा। अगला है कोसी मेची इंट्रा स्टेट लिंक प्रोजेक्ट। ठीक है, तो कोसी मेची जो रिवर केयर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, इरिगेशन और फ्लड मैनेजमेंट को जो बिहार में ठीक करने के लिए, उसको अभी कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। ये जो है वो किसका पार्ट है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का एक पार्ट है जिसके अंदर एक्सिलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम चलाया जाता है। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंदर अगर हम बात करेंगे तो एक्सिलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम जो चलाया जाता है उसी के लिए ये वाला, उसी के अंदर ये इसको अप्रूव किया गया है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव है, अगर हम बात करेंगे तो जो एक्सेस वाटर निकल कर आता है कोसी रिवर से उसको महानंदा बेसिन में ट्रांसफर करना, डाइवर्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट नेशनल गाइडलाइन ऑन मेडिकल ऑक्सीजन मैनेजमेंट। नेशनल गाइडलाइन ऑन मेडिकल ऑक्सीजन मैनेजमेंट, मेडिकल ऑक्सीजन प्रबंधन पर राष्ट्रीय दिशा निर्देश। तो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये गाइडलाइन जारी किया है और नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम भी अनाउंस किया है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर के द्वारा नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम जो ऑक्सीजन मैनेजमेंट का ये लीड किया जाता है एम्स के साथ कोलैबोरेशन में नई दिल्ली में। ये प्रोग्राम एक रिस्पांस में है जो कि कोविड-19 के समय जो ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, ऑक्सीजन का जो सिलेंडर था उसका मिसमैनेजमेंट था, उस कारण से ये लॉन्च किया गया। ठीक है, अगला है डिसकंटिन्यूएशन ऑफ गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। ठीक है, स्वर्ण मौद्रीकरण योजना जो है, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम जो है उसका डिसकंटिन्यूएशन कर दिया गया। इस बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि जो ये मीडियम और लॉन्ग टर्म कंपोनेंट था इसका गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम का, उसको खत्म करते हैं हम लोग। 26 मार्च 2025 से ये लागू हो चुका है एंड द रीजन इज द राइजिंग गोल्ड प्राइसेस, जो कि कहीं ना कहीं आपको इसमें एक वोलेटिलिटी लेकर आ रहा था। ठीक है,
तो केवल शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट रहेंगे, बैंक के डिस्क्रिप्शन के ऊपर है वो भी, बाकी लॉन्ग टर्म वाला जो है और मीडियम वाला वो खत्म हो गया। ये स्कीम क्या था, ये नवंबर 2015 में स्कीम लाया गया था। इसका प्राइमरी एम था कि जो भी गोल्ड यूज नहीं करते हैं हाउस होल्ड, उनको मोबिलाइज किया जाए। और गोल्ड इंपोर्ट इसीलिए इसके बेसिस पे गोल्ड इंपोर्ट का डिपेंडेंसी कम हो, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी जो है वो कम हो, इसके लिए ये चीज लाया गया था कि वो बैंक के साथ गोल्ड जमा कर दे ताकि इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल हो जाए। ठीक है, तो इसका लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म जो कंपोनेंट था वो खत्म हो गया। स्माइल प्रोग्राम, ठीक है, तो स्माइल प्रोग्राम जो का फुल फॉर्म क्या है, स्ट्रेंथनिंग मल्टी मॉडल एंड इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक इकोसिस्टम। इस प्रोग्राम की जब हम बात करते हैं तो ये प्रोग्राम एक इनिशिएटिव है जो कि एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा फंडेड है और इसको लॉन्च किया गया इंडिया का लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको इनहेंस करने के लिए। ठीक है, द प्रोग्राम एम्स टू रिड्यूस लॉजिस्टिक कॉस्ट, जो लॉजिस्टिक्स में खर्चा होती है उसको कम करने के लिए और ओवरऑल एफिशिएंसी को ठीक करने के लिए। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान और नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये इनिशिएटिव है। ठीक है, कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन स्कीम। तो कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन स्कीम की अगर हम बात करें तो क्यों न्यूज में है, तो रिसेंट पार्लियामेंट्री रिपोर्ट जो है वो उस इशू के बारे में हाईलाइट करता है कि पॉल्यूशन कंट्रोल का जो फंडिंग है भारत में उसको लेकर फाइनेंस इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने 858 करोड़ जो है कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन स्कीम के लिए दिया है इस फाइनेंशियल ईयर के लिए 24-25 के लिए, लेकिन 1% से भी कम पैसा जो है वो यूज हुआ। तो इस कारण से ये क्वेश्चन उठ रहा है कि क्या इफेक्टिवनेस है ऐसे एफर्ट्स की। ठीक है, 2018 में ये स्कीम लॉन्च हुआ था और जब हम बात करते हैं तो इसको एयर वाटर और नॉइज पॉल्यूशन को मॉनिटर करने के लिए स्कीम लाया गया था। ठीक है, ये नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो है उसी का एक कंपोनेंट है। अगला, इंडिया का पहला जो है नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी, ये न्यूज में आज के पेपर में भी आपको देखने को मिलेगा कि ये बिल पास हुआ था, इसका उद्घाटन कल हुआ है। तो लोकसभा पास कर दिया था त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी बिल 2025 का और पहला नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी उसके लिए स्टैब्लिशमेंट की राह खुल गई थी, जो कि कल जाके फाइनली ये स्टैब्लिश गुजरात में हो गया। ठीक है, अगला है डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल। तो डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल जो है 2024 का उसको पास किया गया पार्लियामेंट में। ये क्या करना चाह रहा है, डिजास्टर मैनेजमेंट की अथॉरिटीज को अलग अलग लेवल पे उनकी फंक्शनैलिटी जो है, कार्य क्षमता उसको बढ़ाने के लिए ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 को अमेंड करेगा, जिससे एनडीएमए एसडीएमए ये सब बना था। और इस बिल का पर्पस है कि डिजास्टर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क को स्ट्रेंथन किया जाए। ठीक है, ईआई का इस्तेमाल इसमें करने का प्रपोजल भी डाला गया है ताकि रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सके। डीएक्स एज इनिशिएटिव, तो डिजिटल एक्सीलेंस फॉर ग्रोथ एंड एंटरप्राइज, डीएक्स एज जिसको बोलते हैं, ये इनिशिएटिव इंडिया ने लॉन्च किया और ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, इसका जो उद्देश्य है वो है कि जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज है, ठीक है, उनको जो भी इम्पोर्टेंट डिजिटल टूल और नॉलेज की जरूरत है वो प्रदान करे। ठीक है, ये किसका कोलैबोरेशन से बना है, सीआईआई, नीति आयोग और एआईसीटीई के कोलैबोरेशन से, डीएक्स एज इनिशिएटिव। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, तो तेलंगाना ने एक सक्सेस अचीव किया हाल ही में श्यामा प्रसाद मुखर्जी मिशन के अंदर और ये भारत में चौथे रैंक पर है इस मिशन के अंदर 91.87 स्कोर के साथ। ये मिशन जो है वो क्या चीज की कोशिश करता है, ये 300 जो क्लस्टर है विलेजेस के, गांव के जो ग्रुप हैं उनको डेवलप करने की बात करता है और जो रूरल अर्बन डिवाइड है उसको कम करने का, जो गैप है इनके बीच में गांव और शहरी इलाके में, वो गैप कम करने की कोशिश करता है। तो अर्बन लाइक फैसिलिटीज इन एरियाज में देना, ये सब इसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन। नेक्स्ट, नेशनल टास्क फोर्स ऑन स्टूडेंट मेंटल हेल्थ। तो अगर हम बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक नेशनल टास्क फोर्स जो एस्टैब्लिश किया है, जिसका को क्या चीज का जिम्मेदारी दिया गया है कि जिस तरह से स्टूडेंट की सुसाइड्स बढ़ रहे हैं उसको मॉनिटर करते हुए जो है वो कहीं ना कहीं रिकमेंडेशन देगी किस तरह से इनका मेंटल हेल्थ को लेकर काम किया जा सकता है। ठीक है, ये एस रविंद्र भट्ट के द्वारा चेयर किया जा रहा है, किसके द्वारा,
एस रविंद्र भट्ट के द्वारा चेयरमैन किया जा रहा है, जो कि फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज है। ठीक है, अगला 4 पॉइंट एक्शन प्लान फॉर एड्रेसिंग इश्यूज विथ आईबीसी। तो इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड जो है उसमें जो समस्या है, ठीक है, तो उसके समस्या के ऊपर मतलब उसको कैसे ठीक किया जाए, उसके लिए एक 4 बिंदु कार्य योजना जो है वो तैयार की जा रही है। और अगर हम लोग बात करेंगे तो ये 4 पॉइंट जो एक्शन प्लान है उसमें क्या क्या चीजें रखी गई हैं। तो पहला डायरेक्ट सबमिशन सिस्टम, एक सेंट्रल ऑनलाइन पोर्टल होगा जो कि रेजोल्यूशन प्लान को डायरेक्ट सबमिट करेगा वहीं पे आप। रेजोल्यूशन को इनहेंस करना फॉर प्रोफेशनल्स रोल। फिर ट्रांसपेरेंट मॉनिटरिंग ऑफ द टाइमलाइंस, ताकि इसके अंदर कुछ आप बैकडोर से कुछ चीजें ना कर ले, तो ट्रांसपेरेंसी वहां रहनी चाहिए मॉनिटरिंग करते समय टाइमलाइंस का। और क्रेडिटर के स्ट्रक्चर का रिव्यू ऑफ कमिटी। तो ये 4 कंपोनेंट्स रखे गए किसके अंदर, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर। अगला है राष्ट्रीय गोकुल मिशन को दोबारा से लॉन्च किया गया। ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो है वो क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है जो कि लाइव स्टॉक सेक्टर को कहीं ना कहीं इनहेंस करने की कोशिश कर रहा है। इसको 1000 करोड़ दोबारा से दिया गया अलग से इस रिवाइज प्रोग्राम में, जो टोटल अगर हम बात करेंगे तो 3400 करोड़ की बात होगी। इसके अंदर बहुत सारे क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं, जहाँ पे वन टाइम असिस्टेंस है 35% कैपिटल कॉस्ट का अगर आप हाइपर हियरिंग सेंटर्स बना रहे हैं, और 30 हाउसिंग फैसिलिटी 15,000 हाइफर्स के लिए जो है अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बनाने की बात की जा रही है, जो बच्चा पालन की हम बात करते हैं। देन सांसद भाषणी इनिशिएटिव। अब संसद भाषणी इनिशिएटिव क्या है, तो जो लोकसभा के सेक्रेटेरिएट है और मीति जो है उसने एक अग्रीमेंट साइन किया क्या चीज के लिए, संसद भाषणी के लिए, जो एआई का इस्तेमाल करेगा कि पार्लियामेंट के काम में मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट हो सके और इम्प्रूव हो सके कामकाज। इसमें बहुत सारे इनोवेटिव फीचर है, जैसे मेजर एस्पेक्ट अगर देखिएगा तो सीमलेस ट्रांसलेशन ऑफ पार्लियामेंट्री डॉक्यूमेंट्स। तो जितने भी डिबेट्स हैं, कमेटी की मीटिंग्स हैं, एजेंडा फाइल्स हैं, उस सब का सीमलेस ट्रांसलेशन हो जाएगा इससे। फिर एआई पावर्ड चैटबॉट है जो कि एमपीज को असिस्ट करेगा इन रिट्राइविंग प्रोसीजरल रूल्स एंड डॉक्यूमेंट्स क्विकली। ये संसद भाषणी इनिशिएटिव, ठीक है। विक्रम, अच्छा ये वाला पार्ट हमने डिस्कस कर लिया था, दोबारा से आ गया विक्रम 3201, सॉरी इसको मैं हटा दूंगा। देन यूजीसी ड्राफ्ट रेगुलेशन ऑन इक्विटी इन हायर एजुकेशन। तो यूजीसी ने एक ड्राफ्ट यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन रेगुलेशन जो है किससे रिलेटेड, प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता के संवर्धन हेतु विनियमन को जो लागू किया गया है उसको अगर बात करें, उसको रिलीज किया है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन होता है हायर एजुकेशन में, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, उसको खत्म करने की कोशिश कर रहा है। और रोहित वेमुला और पायल ताडवी केस से रिलेटेड जो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन था उसको ये फॉलो करते हुए लागू किया गया। तो इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी सेंटर हर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में बनाने का इसके अंदर रेगुलेशन में दिया गया है कि बनाना ही पड़ेगा। द सेंटर विल हैव अ चेयरपर्सन और 9 मेंबर होंगे जिसमें कि हर कैटेगरी के मेंबर भी रहेंगे SC ST से भी, ठीक है। देन महिला समृद्धि योजना। तो इंटरनेशनल वुमेन डे के 2025 के दौरान बीजेपी की जो नई सरकार चुनकर आई गई थी उसके द्वारा दिल्ली में महिला समृद्धि योजना लॉन्च किया गया। ये वुमेन को जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं, आर्थिक पिछड़े वर्ग से हैं, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए है। और इसके लिए हर एलिजिबल वुमेन को 2500 रुपये महीना दिया जाएगा। 21 से 60 साल एज ग्रुप, कम एनुअल इनकम जो है वो 2-3 लाख से कम होना चाहिए। और 5100 करोड़ इसके लिए गवर्नमेंट ने बजट में एलोकेट किया हुआ है, ठीक है। और लास्ट न्यूज है रूल्स फॉर डिस्क्लोजर ऑफ जजेस असेट, ठीक है। ये आपको 8 नंबर में हिंदी में है, वहां पे चलते हैं। तो न्यायाधीश की जो संपत्ति है उसके डिस्क्लोजर की बात हो रही है। न्यूज में इसलिए है क्योंकि अभी दिल्ली हाईकोर्ट के जो जज थे जो इलाहाबाद ट्रांसफर हो गए, वहां जो कैश निकला उस कारण से ये बार बार लाइमलाइट में आता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में जो है एक रेजोल्यूशन, एक प्रस्ताव अडॉप्ट किया था कि जजेस अपना असेट चीफ जस्टिस को डिक्लेयर करेंगे, लेकिन ये पब्लिक एक्सेस के लिए नहीं था। लेकिन 2009 में सुप्रीम कोर्ट का एक रेजोल्यूशन आया जहां पे आपका मन है तो आप पब्लिकली डिक्लेयर कर सकते हो। और उसी के कॉन्टेक्स्ट में आप देखोगे तो मार्च 2025 के अंदर 97 जो हाईकोर्ट के 470 में से 97 हाईकोर्ट के जजेस जिन्हें अपना असेट जो है पब्लिकली डिक्लेयर किया। सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस ने भी इसको डिक्लेयर अभी कर दिया ऑलरेडी।
ठीक है? तो हमने अभी इस वाले लेक्चर में क्या-क्या कवर किया? हमने कवर किया यूनियन सर्वे, बिहार बजट, बिहार सर्वे और नेशनल न्यूज़। इंटरनेशनल बिहार स्पेसिफिक मिससेलेनियस वाला पार्ट जो है हम लोग इसी के सेकंड पार्ट में डिस्कस करते हैं, या तो आज ही या फिर कल मैं सुबह इसको आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है? चलिए, थैंक यू।